साल न जाने कितने लोग हत्या का शिकार होते हैं। नफरत, जलन, गुस्सा, ये वो जहरीले जज्बात हैं जो इंसान को भ्रमित करते हैं ये सोचने में कि सामने वाले की हत्या किए बिना उसे कभी खुशी नहीं मिल सकती। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या कोई किसी को मौत की नींद सुलाकर खुद चैन की नींद सो सकता है? कानून अपनी सजा देने की ताकत से जुर्म पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है, पर सच ये है कि जज्बात इंसानी सोच को पागल हाथी की तरह दौड़ा सकते हैं, जो इंसानियत को रौंद देते हैं और रहम को कुचल देते हैं। इन जज्बातों को पहचानना और सही वक्त पर उन पर काबू पाना जुर्म को रोकने का सबसे सही तरीका है। दुर्भाग्यवश चेतना और समझदारी की दस्तक कभी-कभी वहशियत के तूफान में बहरी पड़ जाती है। अरे सुरेश, तू आ गया इतनी जल्दी? हाँ, वो डिलीवरी खत्म हो गई बापू, तो खाली बैठा क्या करता, सो घर चला आया। आप कब आए? अभी अभी, बस हाथ मुंह धोया। आजा, तू भी आजा, रोटी गरम है। हाँ। सरिता, आ तो। अब आ गए? चलो अच्छा हुआ, आज सब मिलके खाना खाएंगे। रोज रोज ऐसा कहाँ होता है। सरिता, जल्दी आ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। राजा बेटा, जा बाहर जाके पढ़। हाँ, जा बच्चा, शाबाश। क्या हुआ जी? अभी मैंने वो राजू को बाहर देखा। हाँ, वो घर आया था। रोज आता है। दिल्ली आए हैं ना किसी काम से? बड़ा लंबा चौड़ा काम चल रहा है। पिछले 6 महीने से दिल्ली में पड़ा है। ऐसा क्या काम चल रहा है जो उसे तेरे पास खींच लाता है हर रोज? सुनिए जी, मेरठ में राजू मेरा पड़ोसी है और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शक का कोई इलाज नहीं होता। लेकिन यार आने का होता है, जो राजू को तेरे पास खींच लाता है। छी, ये क्या बात कर रहे हो? मैं बाहर, बाबूजी बाहर, बच्ची स्कूल में, और अम्मा चादर तान के सो जाती है, और तू उस राजू के साथ। जुबान को लगाम दो। तुम्हें लाज शर्म नहीं आती? लाज शर्म तू कर सरिता। जिस दिन तेरी बेशर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन मेरे हाथ में लगाम की जगह चाबुक होगा, चाबुक, समझी? अरे सुरेश बेटा, आज फिर काम जल्दी खत्म हो गया क्या? हाँ माँ। क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा का फरीदाबाद शहर। इस शहर के एक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को शक हो गया था कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, और दिन ब दिन इस शक का नासूर बढ़ता जा रहा था। हालात और गलतफहमी का माहौल बन गया था, और सुरेश को यकीन हो गया था कि हर दोपहर को उसकी पत्नी सरिता से मिलने उसका प्रेमी राजू आता है, जो मेरठ में उसका पड़ोसी हुआ करता था।
अरे अरे सुनते हो, दामाद जी आए हैं। ये कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हो सुरेश? हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि शादी से पहले कैसी थी वो? उसका और राजू का चक्कर था ना? सच सच बता बाबूजी। नहीं नहीं बेटा, वो तो सालों से हमारे पड़ोसी हैं। हाँ हाँ, और दोनों का चक्कर भी चल रहा है ना सालों से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। वो दोनों बचपन के साथी है, एक साथ बड़े हुए, बस और कुछ नहीं बेटा। मैं नहीं मानता, नहीं। बेटा मेरी बात सुन बेटा। यार तेरा वहम भी तो हो सकता है, ऐसे ही जान पहचान होगी। नहीं विकास, वो पिछले 6 महीने से दिल्ली में है। मेरी पीठ पीछे रोज मिलते हैं दोनों, वो भी हमारे ही घर में। तुझे कैसे पता ये सब? यार मैं पिछले 3 दिन लगातार घर जल्दी लौटा, देखता हूँ कि साला मेरे घर से बाहर निकल रहा है। पूछा तो बोलती है कि हाँ आया था मिलने, और फिर कहती है कि पिछले 6 महीने से आ रहा है। ऐसी नहीं होती बचपन की दोस्ती। तो धर ले साले को, सामने से पूछ ले। पूछ ले, अरे उसने भी वही कहना है, दोस्ती है और क्या। भाई ऐसे टेंशन में जी नहीं पाएगा तू, शक तुझे जला के राख कर देगा। क्या बात है सुरेश? तू आजकल कुछ परेशान सा रहता है? नहीं मैं ठीक हूँ बाबूजी। पापा मम्मी से गुस्सा है। क्या बात है बहू? झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? ये तो बताने से रहा। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, दिल में रखने से बात बढ़ती है, जब बढ़ती है तो और बिगड़ जाती है। चल अब बता दे। अरे दोस्त समझ के बता दे भाई। ये तो बड़ी गलत बात है। वही तो, जब भी पूछता हूँ टाल देती है, कहती है बचपन के दोस्त हैं। 6 महीने से आ रहा है? दोपहर को भी, जब घर पे कोई नहीं होता? जी बाबूजी। बस आज के बाद उसका नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा। अब इसके आगे ना कोई बातचीत, ना बहस। बाबूजी मेरी इज्जत पे उंगली उठ रही है, मैं तो बहस करूंगी। दाग तो तूने अपनी इज्जत पे खुद लगाया है, हर दोपहर ताजा दाग। अरे बकवास बंद करो जी। अगर मेरा कोई गलत इरादा होता तो मैं राजू से यहाँ घर पे क्यों मिलती, बाहर नहीं मिल लेती। शुरुआत तो वहीं से की होगी, लेकिन वहाँ जानवरों की तरह सब कुछ नहीं किया जा सकता ना, जो घर की 4 दीवारी में होता है। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। और मुझे भी नहीं सुनना। जितना सुना ना वो काफी है। अरे बेटी समझा था इसे, और इसने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। आप भी देख सुरेश, जिंदगी तेरी है, फैसला तुझे करना है, लेकिन इज्जत इस सारे घर की है। सुरेश के दिमाग में यह बात गोंद की तरह चिपक गई थी कि उसकी पत्नी सरिता उसके साथ बेवफाई कर रही है, और सरिता बार बार यही कह रही थी कि राजू सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। सुरेश का मेल ईगो डगमगा गया था, लेकिन उसने कभी भी राजू के साथ आमने सामने बैठकर बात करने के बारे में नहीं सोचा। और फिर कुछ दिनों बाद पापा
जा रहे हो? मैं भी चलूं साथ में? नहीं बेटा, किसी काम से जा रहा हूँ, सुबह लौटूंगा। कहाँ जा रहे हो जी, वो भी बिना बताए? बिना बताए काफ़ी कुछ हो रहा है इस घर में, और बताने के बाद भी। बोलो ना कहाँ जा रहे हो। बेकार की फिक्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, टाइम है टाइम। समझ के बाबूजी चलता हूँ, सुबह तक वापस आऊँगा, रोज तक की डिलीवरी है। संभल के जाना बेटा, रात का वक्त है। बेफिक्र रहो। बाबूजी, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। क्यों? इन्होंने कहा था सुबह तक आ जाएंगे। और तेरा जी घबरा रहा है? जब गुलछर्रे उड़ा रही थी तब नहीं घबराया तेरा जी? बाबूजी, आप सबकी सोच कितनी गिरती जा रही है। और तू ही तो है एक सती सावित्री। इस वक्त मुझे सिर्फ इनकी फिक्र है। इनका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है, इनकी कोई खबर नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। क्या हुआ जी? फोन अब भी ऑफ है, पता नहीं कहाँ फंसा है। फोन का है ऑफ है। एक मिनट। हेलो बेटा विकास, मैं सुरेश का बापू बोल रहा हूँ। पाए लागू ताऊ जी। बेटा सुरेश तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो ताऊ जी, वो तो रोहतक गया ना माल की डिलीवरी देने, बताया नहीं आपको? वो तो आज सुबह आने वाला था ना। पर वो लौटा नहीं है, तभी परेशान हूँ। मोबाइल भी ऑफ है। देख बहू, सच सच बता दे, कहीं तूने और तेरे यार राजू ने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बस बाबूजी बस, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कीजिए। एक तो आप लोगों ने इतना गंदा इल्जाम लगाया मुझ पे, ऊपर से ये तो हद ही है बाबूजी। ये हद वद रख अपने पास। मुझे उस राजू के बच्चे का नंबर दे। बाबूजी मेरी बात सुनिए। नंबर दे। फोन उठाओ। हेलो, मेरा बेटा सुरेश कहाँ है? माफ कीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सुरेश का बापू बोल रहा हूँ। सरिता का ससुर, क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? जल्दी बता, नहीं तो मैं पुलिस में जा रहा हूँ। देखिए ताऊ, मैं खुद पुलिस थाने में बैठा हूँ। मेरी बहन मंजू गायब हुई है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से आप ये सब क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुन ले कमीने, अगर मेरे बेटे को खरोंच भी आई ना तो तेरी खैर नहीं, समझ लियो। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। आपके लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? दोबारा मत फोन कीजिए, मैं फोन रख रहा हूँ। कौन था? हाँ, कोई नहीं सर, कोई सरफिरा था। आप अपनी बहन के बारे में बता रहे थे, मंजू, जो आज सुबह से घर से गायब है। हाँ जी सर, मेरी मम्मी घर पर अकेली थी और मंजू मार्केट गई थी। माँ, बाजार जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा जल्दी लौटा ना। मार्केट से लौटी नहीं अभी तक मेरी बहन। हम लगातार मोबाइल ट्राई कर रहे हैं, घंटी जा रही है पर कोई उठा नहीं रहा। देखिए, अगर रिंग जा रहा है तो इसका मतलब सेल ऑन है, और सेल ऑन है तो लोकेशन पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। तो पहले आप ये बताइए कि आपकी बहन अपनी मर्जी से गायब हुई है? मतलब क्या वो किसी के साथ भागी है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर प्रेम का चक्कर होता तो हमें जरूर बता देती।
हम लोग उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं कुछ महीनों से, पर उसने कभी मना तो नहीं किया। पर हाँ भी तो नहीं बोला ना सर जी। हो सकता है डर के मारे कहीं छुप के बैठी हो और जोश में आके कहीं कोई कदम ना उठा ले। देखिए एंगल कई हो सकते हैं, हम सब टटोलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस थाने। और कहाँ? पुलिस थाने? लेकिन मम्मी, पापा को कुछ हो गया है? नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। हाँ बोल राजू। हाँ सरिता, बात क्या है? राजू, ये सुबह तक आ जाने वाले थे रे, अभी तक नहीं आए और इनका मोबाइल भी ऑफ है और बाबूजी को तो तुझ पे शक है। अजीब बात है, यहाँ खुद मैं परेशान हूँ, तुम्हें पता है यहाँ बवंडर खड़ा हो गया, मंजू घर से गायब है। ये क्या हो रहा है राजू? पता नहीं सरिता, अब सुबह मार्केट के लिए निकली थी, अब तक नहीं लौटी। बहुत डर लग रहा है यार। ये सब भी एक ही दिन होना था। क्या सब कुछ हो गया एक दिन में? जरा मैं भी तो सुनूं। देखिए, वैसे मैं इतनी फिक्र कभी नहीं करता। मेरा बेटा बरसों से गाड़ी चला रहा है, देर सवेर तो होती रहती है। तो फिर? वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था साहब, इसीलिए मेरा जी बहुत घबरा रहा है। किस बात को लेकर परेशान था आपका बेटा? मेरी बहू अपने मायके के पुराने आशिक के साथ चक्कर चला बैठी है साहब। इस बात को लेकर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हिल गया था। उसने बहू से बात की, उसके मायके गया, उसके माँ बाप से बात की और अब गायब हो गया है साहब। फ़ोन भी बंद है। मेरे तो मतलब सांसें नहीं चल पा रही हैं साहब। कुछ कीजिए, उसे ढूंढिए साहब। देखिए, आप तो अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिलाकर देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हो सकता है आपके बेटे की गाड़ी कहीं ख़राब हो गई या उसे कुछ काम हो गया हो। अच्छा, आप एक काम करिए, सुबह तक इंतज़ार करिए। अगर वो नहीं आता तो हम ज़रूर कुछ करेंगे। अभी आप निश्चिंत होकर घर जाइए। देख बेटा, सिर्फ एक बाप होने के नाते नहीं, एक मर्द होने के नाते कहता हूं, छोड़ दे बहू को, जाने दे सरिता को। अरे तुझे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो भी पीठ पीछे। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, और वो उसके माँ बाप, वो भी उसका साथ दे रहे। इसीलिए तो कहता हूं, छोड़ दे उसे। नहीं, उसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई सुनो, ये 16 बटे 143 कहाँ पड़ेगा? आगे गली से चौथा मकान। जी? सुरेश कमर का घर यही है? हाँ जी। हम थाना पलवल से आए हैं। बात क्या है? आप उनके पिता हैं? जी। आपको चलना होगा हमारे साथ। आइए। कल शाम को पलवल में तालाब के किनारे से लाश मिली। देखिए, लाश की हालत बिल्कुल से खराब हो चुकी है, गल चुकी है। क्या आप पैर की तरफ से पहचान पाएंगे? चलता हूँ बाबूजी। सुरेश!
लाश के पास से कुछ चीजें मिली हैं जिसके जरिए हमें आपके घर का पता चला। बहुत डिकम्पोजिशन सेटेंड हुई। मौत का कारण पता लगा पाए आप? ये गले पर कुछ उंगलियों के निशान हैं, ये शायद स्ट्रैंगुलेशन के हो सकते हैं, और चेहरे को कुचला गया है। कितने बजे की घटना हो सकती है, कुछ आइडिया? एग्जैक्ट टाइम बता पाना तो मुश्किल है क्योंकि लाश काफ़ी गल चुकी है। यही लगभग 48 घंटे बीत चुके होंगे। सर, सुरेश भी 48 घंटे पहले ही रोहतक के लिए निकला था। और लाश हमें मिली पलवल में। इसका मतलब ये है कि सुरेश निकला तो था रोहतक के लिए, पर उसका सफ़र पलवल में ही ख़त्म हो गया। फरीदाबाद का सुरेश अपनी पत्नी सरिता पर शक कर रहा था कि सरिता का अफेयर उसके बचपन के दोस्त राजू के साथ चल रहा है, और अब सुरेश की मौत की खबर आई थी, उसकी लाश मिली थी। दूसरी ओर राजू की बहन मंजू गायब हो गई थी। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है या फिर यह महज एक इत्तेफाक है। ये बहन का गायब होना वगैरह चाल है इनकी इंस्पेक्टर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे बेटे का मर्डर इस राजू ने किया है, और मेरी बहू सरिता ने और उसके माँ बाप ने सब मिले हुए हैं। उनसे भी तो मिला था मेरा बेटा। मोहन जी, आप भावुक हो रहे हैं। देखिए, आपने अपना जवान बेटा खोया है, इसलिए आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, और फिर आपके बेटे की गाड़ी भी ट्रेस नहीं हुई है अभी। जलाकर फूंक दिया होगा मेरे बेटे की गाड़ी को, ठिकाने लगा दिया होगा, जैसे मेरे बेटे के साथ जो किया। मैंने समझाया था सुरेश को, छोड़ दे बहू को, नई शुरुआत कर, लेकिन उसने नहीं माना। धीरज रखिए। राकेश सर। राजू, सुरेश की पत्नी सरिता और उसके माँ बाप सबको पेश करो। यस सर। ओम नमो शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा। नहीं सर, मैंने सुरेश को नहीं मारा। मान लेते हैं तुमने सुरेश को नहीं मारा, किससे मरवाया? सुपारी किसको दी तुमने? मैंने किसी को सुपारी नहीं दी। एक तो मेरी बहन गायब है घर से, उसको लेकर जान जा रही है, और आप कह रहे हैं कि मैंने किसी की जान ली। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ सर, आज तक मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा सर। एक शादीशुदा जोड़े का घर बिगाड़ दिया तुमने। ये सरासर झूठ है सर। मेरा सरिता के साथ सिर्फ बचपन की दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं। और जब से उसने कहा कि उनके घर ना आया करो, मैं समझ गया कि कोई बेकार का शक खा बैठा है, और तब से मैंने उसके घर में कदम तक नहीं रखा। मेरा यकीन करो सर। झूठा तू एक नंबर का। उस 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं, सच सच बता दे तुमने सुरेश को कैसे मारा, वरना मार मार के तेरी खाड़ उधेड़ देंगे, समझा? नहीं सर, ऐसा मत करो सर। सर, मेरठ पुलिस ने राजू की बहन मंजू का सेल फोन लोकेशन ट्रेस कर लिया सर। लोकेशन है बदरपुर। सेल फोन ऑन है? नहीं सर, स्विच ऑफ। सरिता जी, माजरा क्या है? आपके पति सुरेश का मर्डर और आपके अच्छे दोस्त राजू की बहन मंजू का गायब होना, एक ही दिन, लगभग एक ही समय, क्या साजिश है? अच्छा दोस्त? वो सच में मेरा अच्छा दोस्त है सर। कम से कम आप ऐसे ताने मत मारिए। और ये कोई साजिश नहीं है। आप मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शक की सारी सुइयां सिर्फ एक तरफ इशारा करती हैं, आपकी तरफ। इसलिए मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ, गौर से सुनिएगा। आपने और आपके अच्छे दोस्त राजू ने मिलकर आपके पति सुरेश की हत्या कैसे करवाई? मुझे अपने पति की हत्या के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो किसे मालूम है? आपके माँ बाप को?
और कितने लोग शामिल हैं षड्यंत्र में? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे। लेके जाओ, जब तक सच ना बोले पूछते रहना। लेके जाओ, सरिता के माँ बाप को पेश करो। यस सर। एक बात पहले ही बता देता हूँ, जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा। मैं सच कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी एक शरीफ औरत है। ये अफेयर, ये हत्या, ऐसी घिनौनी हरकत वो कभी नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है? आपकी बेटी का दोस्त राजू? ये सारी योजना उसने बनाई थी? साहब, हमें दरअसल सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे दामाद जी का शक बिल्कुल गलत था। वो उस औरत पर शक कर रहे थे तो उसके बच्चे की माँ है। मरहूम सुरेश की तरह पुलिस को भी सुरेश की पत्नी की बेवफाई के कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे, और ना ही इस बात का सबूत मिल रहा था कि सरिता और राजू ने मिलकर सुरेश की हत्या की थी। लेकिन सुरेश का शक, दोनों परिवारों में तनाव और राजू का घर में आना जाना, ये सभी किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा तो कर रहे थे। लेकिन क्या थी ये साजिश जिसे बड़ी चालाकी से पर्दे में रखा गया था? सर, एक तो सुरेश की गाड़ी अब तक मिली नहीं है, और दूसरी बात यह सर कि जिस रात सुरेश घर नहीं लौटा, उस रात सुरेश की पत्नी सरिता और राजू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। ये हमारे रिकॉर्ड्स में भी है और दोनों कबूल भी करते हैं। अगर ये कत्ल वाकई उन दोनों ने किया है तो मानना पड़ेगा, एक सुराग नहीं छोड़ा। बिल्कुल सर, मैंने दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स बार बार चेक किए, सारे नंबर से बातचीत की, पर कुछ हाथ नहीं लगा सर। राजू की बहन मंजू के केस का क्या हो रहा है? सर, वो भी सुरेश की गाड़ी की तरह ट्रेस नहीं हो पाई सर अब तक। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब दो लोगों के बीच में अनबन होती है तो वो आपस में बातचीत करके बैठकर उस मसले का हल क्यों नहीं निकालते? और अगर फिर भी उस मसले का कोई हल नहीं निकलता तो उस रिश्ते को ख़त्म करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन वो रिश्ते को ख़त्म करने के बजाय एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़त्म करने के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? ये बुद्धि उनके पास कहाँ से आती है? हमारा कानून मुजरिम को तो सज़ा दे सकता है, पर क्या हमारा कानून मुजरिम के दिमाग में घुसकर उस जज्बात को गिरफ्तार कर सकता है जो उसे भड़काता है, उसे जुर्म की तरफ धकेलता है? वो तब मुमकिन है सर जब इंसान के जज्बात कानून की कदर करें, और वैसा कभी होने से रहा सर। करेक्ट। तो सर FIR और चार्जशीट फाइल करें। सरिता, राजू और उसके माँ बाप के खिलाफ चार्जशीट फाइल करें। राजू, सरिता और उसके माता पिता को सुरेश मर्डर केस में मुख्य आरोपी करार दिया गया। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एक छोटी बच्ची की मां होने के नाते सरिता को बेल मिल गई। सरिता की मां की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें भी बेल दे दी गई। सरिता अपनी बच्ची के साथ मेरठ में अपने मायके शिफ्ट हो गई थी। अपने ससुराल में रहना उसके लिए नामुमकिन सा होता जा रहा था, जहां हर पल उसे सुरेश का हत्यारा समझा जा रहा था। 3434 ये तो भैया की गाड़ी है। भैया नरेश भैया सुनील, ताऊ जी मैंने सुरेश भैया को देखा है। क्या बावला हो गया है तू? हमारा सुरेश मर चुका है। नहीं ताऊ जी, मैंने सुरेश भैया को ही देखा है, अपनी गाड़ी में बैठे और खुद चला कर गए।
देख सुनील, सुरेश के जाने के बाद मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। कभी भी बुलावा आ सकता है। इस तरह के फालतू मजाक ना किया कर मेरे साथ, समझा? देखिए, आपकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ताऊ जी, मैं मजाक वजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही कद, वही शक्ल, सब कुछ एक जैसा। और वो गाड़ी ताऊ जी, वो गाड़ी जो इतने दिनों से मिल ही नहीं रही थी, उसे भी वहां पर देखा है। तेरी आंखों का धोखा है बस। ये लीजिए। देख सुनील बेटा, सुरेश की मौत के सदमे से अभी तक हम बाहर नहीं आए हैं। हमने उसकी लाश देखी है, उसका अंतिम संस्कार किया है, और तू ऐसी बातें कर रहा है। ये मजाक हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब कैसा लग रहा है? जाओ तुम अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो, ये क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे चचेरे भाई सुनील ने तुझे देख लिया। ये आप क्या कह रहे हैं बापू? मैंने जैसे तैसे उसे पटा लिया। बोला किसी और को देखा होगा। तो वो मान गया? माने या ना माने, पर तू इतना समझ ले, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तेरी खटिया खड़ी होने वाली है। बच के रहना सुरेश, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। ये क्या बात हुई? अभी 2 महीने पहले ही तो इस घर में आए। जब मैं कहता हूँ हमें ये घर छोड़ना है तो मतलब छोड़ना है, समझी? सुरेश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने मुझसे कहा था अपनी पत्नी को तलाक देके तुम मुझसे शादी करोगे। तुम्हारे लिए मैं अपने घर से भी भाग आई, और अब शादी का तो कोई नाम नहीं, बस एक घर से दूसरा घर बदल रहे हैं। मंजू, जब जिंदगियां बदलती हैं, पहचान बदलती है, तो घर क्यों नहीं? मैं मानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हो रही है, लेकिन सरिता से पीछा छुड़ाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। यकीन रखो, सब ठीक होगा, और बहुत जल्द होगा। भरोसा करती हो ना मुझ पर? ये लीजिए। सुनिए, जब से सुनील ने सुरेश के बारे में बताया है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है ये सुनील कुछ भांग वांग खाने लगा है। नहीं, सुनील भांग वांग नहीं खाता, और सुरेश के बारे में ऐसी बात तो वो नशे में भी नहीं कह सकता। देखिए, मैं कह रही हूँ, कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? सरिता चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो जान नहीं ले सकती, और वो भी सुरेश की। देखिए, मुझे ये बात खटक रही है। सुरेश आखिर उसका पति है, उसके बच्चे का बाप है। ये अपनेपन और रिश्तों पर मत जा गायत्री। सबसे बड़े धोखे अपने ही देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ है सर, लेकिन मेरे ताऊ सदमे में हैं, यकीन ही नहीं कर रहे हैं। तुम भी सदमे में हो? तुम्हें वहम हुआ है, कोई और होगा? सर, मैं पागल नहीं हूँ सर।
मैंने सच में सुरेश भैया को देखा है और उनकी गाड़ी भी, मारुति वैन को भी देखा है सर। अब डबल धोखा तो नहीं हो सकता सर मेरे साथ। मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। सर गाड़ी यहाँ पे थी और मैं वहाँ पे था सर। मैं पक्का करने के लिए वो भैया हैं कि नहीं यहाँ तक पहुँचा, तब तक गाड़ी भैया स्टार्ट करके यहाँ से निकल चुके थे। मैं वहाँ तक उनका पीछा किया, यहाँ तक पीछा किया, तब तक गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी सर। सुनील, अगर तुमने वाकई सुरेश को देखा है तो ये केस दोबारा खुलेगा। खुलना तो चाहिए सर, कोई ना कोई तो खेल खेल रहा है, या तो सुरेश भैया या सरिता भाभी या तो राजू। इस तरह की साजिश के लिए कोई तगड़ा कारण होना चाहिए। सबसे पहले मुझे उस कारण का पता लगाना होगा। पहले आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने अपने पति की हत्या करवाई, अब कह रहे ये जिंदा है। अब मुझे से पूछ रहे किसने क्या प्लानिंग की? पत्नी है आप उसकी, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा इंस्पेक्टर साहब? अजीब तो आप दोनों पति पत्नी का रिश्ता था। क्या मतलब? मतलब ये कि एक पति अपनी पत्नी पर इतने वक्त तक सिर्फ शक करता रहता है, सिर्फ शक, हाँ बस, उसके आगे कुछ नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं है। ना तो पति का शक दूर होता है और ना ही आप एक दूसरे से दूर हुए। सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहता है। फिर अचानक एक दिन एक सड़ी गली लाश मिलती है जिस पर इतने सबूत मिलते हैं ये साबित करने के लिए कि वो लाश सुरेश की ही है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह के केसेस में एक पति अपनी पत्नी पर शक अगर करता है तो वो पत्नी का कत्ल करता है या उसके प्रेमी का, या फिर दोनों का। लेकिन आपके केस में पत्नी भी जिंदा है और प्रेमी भी जिंदा है, मारा गया सिर्फ पति। नियम थोड़े बदले बदले। ये सारा खेल क्या है? खेल? खेल तो तकदीर ने मेरे साथ खेला इंस्पेक्टर साहब। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा अपने माँ बाप की बात मानी। माँ बाप ने पति चुना, फिर पति की बात मानी। बस एक गलती, बचपन की दोस्ती निभाई। अरे राजू तो मेरे लिए भाई जैसा है, तो ये रिश्ता मेरे लिए जहर बन गया और धीरे धीरे मुझे खाए जा रहा है। किसी की गृहस्थी उजड़ जाना खेल नहीं है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाना खेल नहीं है। पूरा फॉलोअप करना किसी भी तरह से। ये सामने वाला घर राजू का है? जी सर। राजू की बहन मंजू भी उसी दिन से गायब है जिस दिन से सुरेश गायब हुआ। करेक्ट सर। एक काम करो, मंजू मिसिंग केस का स्टेटस पता करो और मंजू की बैकग्राउंड डिटेल भी निकालो। यस सर। नहीं साहब, मुझे यकीन नहीं होता। मैंने अपने हाथों से आग दी है उसे। मैं अपना खून पहचानता हूं। सुनील जरूर किसी गलतफहमी का शिकार है। सुनील ने खुद पुलिस स्टेशन आकर हमें ये खबर दी है। अपना काम धाम छोड़कर वो इस सबके पीछे क्यों पड़ेगा? वो झूठ क्यों बोलेगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी शक्लों पे मत जाइए। मैं और सुरेश की अम्मा मर चुके हैं। सुरेश जिंदा होता तो हम भी जिंदा होते। सुरेश अगर जिंदा है तो वो कौन था जो मर गया, क्या मारा गया? वो लाश किसकी थी जिसे आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि वो सुरेश की लाश थी? कहीं आप हम पर तो कोई शक? जी, आप पर शक कर रहा हूँ मोहन जी। आपकी पत्नी पर, आपकी बहू सरिता पर, उसके माँ बाप पर, राजू पर, मंजू पर, उनके माँ बाप पर, सब पर बाकायदा शक है। और ये तब तक बरकरार रहेगा जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता। और सबसे ज़्यादा शक हमें आपके बेटे पर है। कौन सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसका? एड्रेस बताइए।
दाल में कुछ काला जरूर महसूस हो रहा था, लेकिन अब तक दिखाई नहीं दे रहा था। हत्या का यह केस षड्यंत्र के केस में तब्दील हो रहा था। और सबसे रहस्यमय बात थी वो लाश जिसका सुरेश की लाश समझकर दाह संस्कार कर दिया गया था। एक अहम सबूत की बस अस्थियां ही बची थी। सर, सुरेश का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था। वो मिनरल पानी के बॉटल्स, कैंस वगैरह अपनी वैन से ट्रांसपोर्ट किया करता था, लेकिन यही 2 महीने पहले बेचारे की डेथ हो गई। शायद नहीं हुई, हमें शक है कि वो जिंदा है। जिंदा है? फर्ज कीजिए आप उसे नौकरी से निकाल देते हैं जी, या वो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देता, तो यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद वो और कहाँ नौकरी कर सकता था? मेरा मतलब है आपके कंपटीशन में और कौन है? सर, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका एक खास दोस्त हुआ करता था, विकास। उसका भागीदारी समझिए। विकास? सुरेश जिंदा है? ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैंने अपनी आंखों से उसे चिता पे देखा है। आंखें धोखा दे भी सकती हैं और धोखा खा भी सकती हैं। देखो, अगर सुरेश वाकई जिंदा है और कहीं छुपा बैठा है और तुम उसके बारे में जानते हो तो मुझे बता दो, वरना मुझसे डरो, क्योंकि अगर मुझसे नहीं डरोगे तो मरोगे। तुम्हारी लाश कहाँ जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर, राजू की बहन मंजू भी अब तक ट्रेस नहीं हो पाई है। उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। फ़ोन का लास्ट लोकेशन वही है सर, बदरपुर। सुनील ने सुरेश को जिस कॉम्प्लेक्स में देखा था वो भी वहीं है, बदरपुर में, राइट? यस सर। सुरेश और राजू की बहन मंजू दोनों एक ही दिन गायब होते हैं और अब दोनों की लोकेशन भी सेम है, बदरपुर। सर, हो सकता है सुरेश उस बदरपुर के कॉम्प्लेक्स में किसी काम से गया हो। अब इस केस की चाबी भी हमें वहीं मिलेगी, बदरपुर में। सरिता, क्या कहूँ, किसने सोचा था हमारी बचपन की दोस्ती ये दिन दिखाएगी। मुझे माफ़ कर दे। इसमें तेरी क्या गलती है राजू? मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पकड़वा दे, सुरेश को पकड़वा दे। जिसने हम सबकी जिंदगी खराब की है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं रोती बेटा, नहीं रोती। मैं समझता हूँ तुम पे और रोशनी पे क्या बीत रही है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना बेटा, ऐसा आदमी जिंदगी में कभी अच्छा बाप नहीं बन सकता, अच्छा पति नहीं बन सकता। हाँ साहब, इसको तो देखा है। ये तो रोज हमारे ऑफिस में मिनरल पानी का सप्लाई करने आता है। कहाँ से आता है? ये कोई अनिकेत सप्लायर कंपनी है साहब। हमारे ऑफिस का सारा पानी वहीं से डिलीवरी होता है। इस कंपनी का ऑफिस कहाँ है? ये तो साहब हमको नहीं मालूम, लेकिन साहब आपको अकाउंट ऑफिस में उसका एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ जरूर उनके पास एड्रेस होगा। कमाल है सर, आदमी कितना ढीठ हो सकता है ना। दुनिया को ये मालूम है कि मर चुका है, और ये है कि मतलब मुझे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है सर। अटपटा तो है। अब इस रात से पर्दा तभी उठेगा जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि सुरेश वाकई जिंदा है। ये तो सुरेश है। क्या करता है ये सुरेश? सर, हमारे यहाँ माल की डिलीवरी करता है, मिनरल वाटर वगैरह। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट पे है सर। आपके यहाँ कब से काम कर रहा है? लगभग 1 महीने से। इससे पहले कहाँ काम करता था, कुछ बताया इसने? बोला पहले भी यही काम करता था, मिनरल वाटर की फैक्ट्री में सर। सुनील उस दिन ना तो नशे में था, ना उसे कोई वहम हुआ था। उसने जिस शख्स को देखा था वो सुरेश ही था। मैनेजर साहब, हमें सुरेश की डिटेल्स चाहिए। ये रहा सर। 16/143 प्रगति नगर, फरीदाबाद। ये उसके पिछले जन्म का एड्रेस है। फ़ोन नंबर चेक करो। फ़ोन नंबर भी सर पिछले जन्म का है। उसके लास्ट के पास जो नंबर मिली थी वही है, स्विच ऑफ। मैनेजर साहब, ये उसका लेटेस्ट एड्रेस नहीं है। कोई और एड्रेस है आपके पास? जी नहीं सर, हमारे पास यही है जो उसने दिया है। जो फ़ोन नंबर आप बता रहे हो वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो आप उससे कांटेक्ट कैसे करते हैं?
हमें उसे फ़ोन करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टाइम टू टाइम आता था, परफेक्ट काम करता था और शिकायत का कभी मौका ही नहीं मिला। रोज़ कितने बजे आता है? सुबह 9:30 बजे रिपोर्टिंग होती है सर, लेकिन अभी वो 1 हफ्ता नहीं आएगा। क्यों? सर वो परसों आया था, बोला 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर जा रहा हूँ, काम पर नहीं आऊँगा। सर परसों ही तो सुनील ने देखा था सुरेश को कॉम्प्लेक्स के बाहर। एक साधारण ड्राइवर लेकिन दिमाग इतना शातिर और क्रिमिनल। बिल्कुल सर, चाल पे चाल चल रहा है। मुझे लगता है कि सर उसको भनक लग गई कि हमें उसका पता चल गया। मतलब कोई उसे टिप दे रहा है? सर सबसे पहले ये बात मैंने ताऊजी और ताईजी को बताई थी और उसके बाद आपको, और इसके अलावा और किसी को नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। हम सुरेश के पिता को इस बारे में अलर्ट नहीं करेंगे। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हो सकता है वही सुरेश को टिप दे रहे हो। मैं उनका फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाता हूँ सर। फौरन। सर सुनील के खबर देने के ठीक 15 मिनट बाद सुरेश के पिता ने इस नंबर पर बात की है सर। पता करो किसका नंबर है। यस सर। The number you have dialed is currently switched off. अब तक तो सुरेश ने अपना नंबर बदल लिया होगा। सर मैं इस नंबर का लास्ट लोकेशन ट्रेस करता हूँ। तो ये लेटेस्ट नंबर है जहां सुरेश के पिता ने फ़ोन किया है। यस सर। अगर वो सुरेश के टच में हैं, जो कि वे होंगे ही होंगे, तो सुरेश इन्हीं नंबरों में कहीं छिपा हुआ है। सर जो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था उस नंबर का लोकेशन बदरपुर है। बदरपुर में कहाँ? टीकमपुरा चौक। इसके अलावा एक और बात सर, उस नंबरों के साथ एक और नंबर है जिसके साथ सुरेश के पिता की बार बार बात होती रही है और वो नंबर विकास का है। इसका मतलब है इस खेल में विकास भी शामिल है। एक काम करो, सादे कपड़ों में एक हवलदार विकास के पीछे लगाओ। तब तक हम जरा टीकमपुरा की सैर करके आते हैं। सुरेश का पुनः जन्म स्थान है। पहचानते हो? मुश्किल है सर, लेकिन एक बंदा है जो सही पहचानेगा। कौन? कादिर भाई। वो यहाँ मकान किराए पर देता है। इस बस्ती को समझ लो साहब, उसने अपने अंदर घोट रखा है। हर चीज़ के बारे में खबर रहती है उससे साहब। जनाब ये तस्वीर सुरेश कंवर की है। 3 दिन पहले तक इसी बस्ती की 13/25 नंबर की खोली में रहता था। रहता था मतलब? इस बस्ती में हर आने जाने वाले पर नजर रहती है मेरी, लेकिन जो बस्ती छोड़कर चला गया तो समझो मेरी रडार से बाहर हो गया। पर इसके बारे में एक इत्तला मैं आपको दे सकता हूँ। जी। इस सुरेश के साथ एक लेडीज भी थी। जी हाँ जनाब, यही मोहतरमा थी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। पता करो इस विकास की क्या मूवमेंट है। यस सर। एक मिनट भी नजर हटी नहीं है साहब। इस वक्त बस के अंदर है साहब। पूछो कहाँ? कौन सी बस में हो तुम? बल्लभगढ़ की ओर जा रहे हैं साहब। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं, तुम लगे रहो। कांस्टेबल राम सिंह से कहो कि एक टीम लेकर सुरेश के पिता के घर जाए और कोई ड्रामा नहीं है। चुपचाप जाएं और उसे उठाएं और उसका मोबाइल भी। जी सर। अरे भाई कुछ तो बताओ। अरे ताऊ शांति रख, चल मोबाइल दे अपना, चल। क्या गलत कर रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कर सकते आप, ये जाती है। खतरा है? क्या मतलब खतरा है? किससे खतरा है?
सुरेश अभी के अभी बता मुझे। टाइम आने पे सब कुछ बता दूंगा मंजू, अभी कुछ मत पूछ। तुम्हारी बात सुन इधर। देखिए फालतू की नोक झोंक का टाइम नहीं है, तुम लोग फटाफट निकलो यहाँ से। तेरे चचेरे भाई सुनील ने सारा प्लान चौपट कर दिया। सुरेश मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे शादी करनी है। खिलवाड़ कर रहे हो तुम मेरे साथ। मैं जा रही हूँ मेरठ। मंजू सुन, एक तो उस बेवकूफ सुनील की वजह से वैसे इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब तू शुरू मत हो जाना और ऐसा कुछ मत करना जो मैं नहीं चाहता। और अगर ऐसा कुछ किया ना तो फिर तू एक ऐसे सुरेश को देखेगी जो तुझे नहीं देखना चाहिए, समझी? समझी? वो मेरा साहब। कौन सा? वो लेफ्ट साइड वाला आखिरी दरवाजा। चल। अब सब समझ में आ गया मुझे। तुमने मुझे फंसाया है सुरेश, मुझे अपने घर से भागने पर मजबूर किया, अपनी पत्नी से तलाक लेने का झूठा वादा किया तुमने। पर तुम्हारा इरादा कुछ और ही है सुरेश। बताओ मुझे क्या इरादा है तुम्हारा? अरे एक बार यहाँ से निकल गए तो सारी राम कहानी सुनाऊंगा ना तुझे। अभी फिलहाल अपने मुंह पर पट्टी बांध कर रख, समझी? तू जानता है किसी को यहाँ? नहीं तो रुक देखता हूँ। आखिरकार मुलाकात हो ही गई। चलते फिरते मुर्दे। एक बार तो तुम मर चुके हो, दोबारा मरोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। देख बेटा, सिर्फ एक बाप होने के नाते नहीं, एक मर्द होने के नाते कहता हूं, छोड़ दे बहू को, जाने दे सरिता को। अरे तुझे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो भी पीठ पीछे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और वो उसके माँ बाप वो भी उसका साथ दे रहे। इसीलिए तो कहता हूं, छोड़ दे उसे। उसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करेगा? मार डालेगा उसे, तभी मिलेगी तेरे कलेजे को ठंडक। उससे नहीं, अपने आप को मार डालूंगा। तो सुरेश के बापू, आपको इस योजना के बारे में पहले से सब कुछ पता था? सर पर मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं सच बोल रही हूँ कि क्या प्लान की बात हो रही है मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने तो बस इस इंसान से सच्चा प्यार किया था और सोचा कि शायद ये भी अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहता है। बोलो ना सुरेश, क्या प्लान था? सर मुझे पता था कि सुरेश हमारी पड़ोसी सरिता का पति है, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इसे अपनी पत्नी पर शक है, कि उसका मेरे भाई राजू के साथ अफेयर है। सर मुझे राजू से बदला लेना था, उसे दर्द देना था, इसलिए मैंने उसकी बहन से प्यार का नाटक किया और उसे अपने पूरे प्लान का हिस्सा बनाया। तुम अपनी पत्नी को दर्द देना चाहते थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि उसका और राजू का अफेयर चल रहा है। वो मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, राजू के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और कहती थी कि कुछ नहीं है। तुम राजू और सरिता को एक केस में फंसाना चाहते थे, इसलिए तुमने खुद अपनी ही मौत का नाटक रचा। अपनी पत्नी से इतनी नफरत, और वो बच्ची, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो तुम्हारा अपना खून था, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी तुमने? सरिता के चक्कर ने मुझे कुचल दिया था सर, और मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मैं चुप नहीं बैठना चाहता था। तो अलग हो जाते अपनी पत्नी से, खत्म कर देते इस शक और बहम के पागलपन को। ये घिनौनी हरकत करने की क्या जरूरत थी? अलग हो जाता तो मैं हार नहीं जाता सर, लेकिन हारना तो उसे चाहिए था, तड़पना तो उसे चाहिए था।
मुंह उसने काला किया था, मैंने नहीं सर। देख बे, तू सरिता के घर जाके अपना मुंह खोला है और सरिता का और तेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राजू को तो ये पता लग गया कि तुझे उन दोनों पे शक है। वो तो उसे सब कुछ बताती ही होगी। अगर अब सरिता को कुछ हुआ ना तो तू गया अंदर, पुलिस सीधा तुझे अंदर डाल देगी क्योंकि राजू सीधा तेरा नाम लेगा। मैं उसे छूंगा तक नहीं। हाँ, राजू को कुछ हुआ तो सरिता मुंह खोल देगी। मैं उस कुत्ते को भी नहीं मारूंगा। तो बचा कौन बे? सुरेश, जैसा तू सोच रहा है क्या वाकई में ऐसा होगा? बाबूजी, मैंने एक अरसे से इस बारे में सोच रखा है और विकास को काम पर भी लगा दिया है। वो लाश किसकी थी? देखना नहीं मेरे को ऐसे। आओ। हाँ बोल। एक बंदा मिला है। कहाँ? अरे अपने बड़े बाजार के फ्लाईओवर के नीचे, एकदम हाइट, कलर, बॉडी सब तेरे जैसा। तो उठा पाएंगे? हाँ हाँ, फुल टल्ली है, उठा पाएंगे यार, तू आ जा। चल चल चल, फ्लाईओवर के नीचे पड़ा हो। चल। उठ बे। उठ। अबे यहाँ सोना मना है। अबे ये तेरे बाप की जगह, नाम लिखा है इसमें तेरा। अबे साले तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, पीछे पुलिस वाले शराबियों को पकड़ रहे हैं। अबे वो तो हम भी देंगे सब कुछ, अच्छा अच्छा खाना पीना, दारू भी दारू। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई भाई, मुझे काहे दामाद बना रहे हो भाई? हट जा। अबे इतने दिनों से यहाँ पड़ा हूँ, किसी कुत्ते ने भी आके नहीं पूछा, और तू मुझे ताए भाई? हम तेरे जैसे लोगों की मदद करते हैं, समाज सेवा। चल। ऐसा है क्या? चलो भाई, अपना क्या, कहीं भी चलो। हाँ। इधर चलो, उधर चलो। एक मिनट भाई, तुम कोई ऐसे वैसे लोग तो नहीं हो जो मुझसे कुछ उल्टा सीधा करवाना चाहते हो? ठीक है, जो करवाना है करवाओ, लेकिन उसके पैसे लूंगा और साथ में एक पवा दारू भी, बस। हाँ ठीक है, देंगे ना। चला जा। हाँ। आ बैठ। चल किधर? चल। साला। मैंने बापू से बोल दिया है कि माँ से चू तक न करें, बस लाश देख के पुलिस वालों से बोल दे कि सुरेश की। फिर साला किसी का बाप भी ये नहीं पता लगा पाएगा कि लाश किसकी है।
अब निकलते हैं। मैं मंजू के पास जा रहा हूँ। तू 2 दिन बाद पलवल पुलिस को फोन करके बोल देना कि नाले में लाश पड़ी है, और तब तक ये लाश भी पूरी तरह सड़ चुकी होगी। चिंता ना कर, फोन कर दूंगा। चल निकलते जल्दी। तुमने एक बेकसूर और अनजान आदमी की जान ले ली क्योंकि तुम्हें शक था कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर इसके भाई राजू के साथ चल रहा है। तुमने एक आदमी की जान तो ली, लेकिन कितनी जिंदगियों को जीते जी मार डाला। कुछ एहसास है तुम्हें इस बात का? वैसे अगर हम तुम्हें अभी जिंदा दफना दें तो लकड़ी और घी का काफी खर्चा बच जाएगा, और तुम्हारी लाश पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारी अपनी बच्ची भी नहीं। लेके जाओ इन्हें, कोर्ट में पेश करेंगे। चलो। बाबूजी, माँ बाबूजी आ गए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी आजा बेटा, आजा बेटा। मंजू, आप सब लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत भुगतना पड़ा है आपको, और कुछ गलती हमसे भी हुई है, इसलिए माफ कीजिएगा। मम्मी, पापा जिंदा है? हाँ बेटा। सरिता जी, जी एक बात पूछ सकता हूँ? जी। जब आपको पता था कि आपके पति का शक बेबुनियाद है, आपने कुछ गलत नहीं किया, वो खामखा आप पर शक कर रहे थे, फिर भी आप उनके साथ रह रही थी। आप ऐसी कोई शादी बताइए जिसमें कोई अनबन ना हो। मुझे लगा था कुछ ही दिनों की बात है, इनका शक दूर हो जाएगा, अरे ये तो खुद ही मुझसे कितने दूर हो गए। इतनी नफरत सुरेश, हमारे जिंदगी के कितने अच्छे दिन थे, वो तुम्हें कभी याद नहीं आए? तुमने रोशनी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मैं उसके सवालों का क्या जवाब दूं सुरेश? आखिरकार तुम जीत ही गई सरिता। अब तो डंके की चोट पर राजू के साथ मजे उड़ाओगे। अब तक तो चुपके से शादी भी कर ली होगी तुम दोनों ने। मेरी शादी हो चुकी है, और वो भी सिर्फ तुमसे। अग्नि के सामने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी हमने। काश उस आग में मैं तुम्हारे इस वहम को भी जला के राख कर पाती। एक आदमी अपने मरे हुए चचेरे भाई को एक्सीडेंटली देख लेता है, और बेनकाब होती है एक कातिलाना साजिश। अगर तकदीर सुरेश को सुनील के सामने ना लाई होती तो शायद सुरेश की मास्टरमाइंड चाल कामयाब हो गई होती, और कई बेगुनाह कैद में सड़ रहे होते, कुछ जेल में और कुछ यादों की कैद में। लेकिन इस केस में एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। फ्लाईओवर के नीचे रहने वाला वो गरीब बेघर इंसान जिसका नाम तक किसी को नहीं पता था। सुरेश, उसके पिता और विकास, इन तीनों को उस आदमी की हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। भरोसा पति पत्नी को जोड़ने वाली एक गोंद है, एक मकान को घर बनाने वाला सीमेंट है, लेकिन मजबूत दीवारें भी सीलन का शिकार होती हैं। उन पर भी दरारों का साया हरदम मंडराता रहता है। किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत के साथ गहरी दोस्ती ज्यादातर पति पत्नी के बीच में तनाव पैदा करती है, और यह तनाव जन्म देता है जलन को, जो गुस्से में तब्दील होता है, और आखिरकार ये नफरत की दीमक सारे घर को निकल जाती है। भरोसे के साथ साथ कम्युनिकेशन भी हर रिश्ते की नींव होती है। आपस में प्यार से बात करके
संयम और समझदारी से गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं, दीवारों में पड़ी दरारें भरी जा सकती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।